आखिरकार सोनम का पता चल गया। 8 जून को गाजीपुर में सोनम वहां क्या कर रही थी? बदहवास हालत में। क्या सोनम ने ही राजा रघुवंशी को मारा था? और मारा भी था तो उसका मोटिव क्या था? अ, उसने किसको सुपारी दी थी? किन 4 लोगों को सुपारी दी थी? क्या सोनम ने ही राजा रघुवंशी को मारा था? अगर मारा भी था तो उसका क्या? मेघालय की पुलिस ने तो ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बता दिया है कि राजा रघुवंशी को सोनम ने ही मरवाया है। लेकिन ये सब कुछ जानने से पहले जानते हैं कि ये रिश्ता हुआ कैसे, आखिर ये बात यहाँ तक पहुंची कैसे। लेकिन उससे पहले आप प्लीज मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा ताकि मेरी न्यूज ताकि मेरी वीडियो आगे तक पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बात शुरू होती है आज से 1 साल पहले अक्टूबर को रामनवमी के दिन, जब रघुवंशियों का मेला लगा था। रघुवंशियों का भंडारा था। वहां पर रघुवंशियों के भंडारे में जिसका भी विवाह होता था वहां उस रजिस्टर में अपने बारे में लिख देते हैं, दर्ज कर देते थे। सोनम की माँ ने जब राजा रघुवंशी की डिटेल पढ़ी तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि राजा रघुवंशी दिखने में भी अच्छे थे और उन्हें कमाते भी बहुत अच्छा थे। उनकी माँ ने राजा रघुवंशी को कॉल किया और उन्होंने बात आगे बढ़ाई। सोनम से मिलने के बाद उन दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और शादी की बात आगे बढ़ी। राजा रघुवंशी ने लेकिन एक बात नोट की और उन्होंने अपनी माँ को बताया। उन्होंने कुछ ऐसी बात बताई अपनी माँ को कि शायद आज वो जिंदा होते, शायद आज वो नहीं मरे होते। उन्होंने ये बताया कि सोनम उन्हें पसंद नहीं कर रही है, उनमें इंटरेस्ट नहीं ले रही है। ये बात उन्होंने ऐसे नोट की क्योंकि उन्होंने सोनम से मूवी देखने के लिए कहा था। सोनम ने साफ इनकार कर दिया और वो फोन पर भी बात नहीं करती थी, मना कर देती थी। राजा रघुवंशी की माँ ने जब सोनम से ये बात पूछी तो सोनम ने ये कहा कि मैं ऑफिस में बिजी रहती हूँ, इसीलिए मैं बात नहीं कर सकती, इसीलिए मैं बात नहीं कर पाती हूँ। वो बात वहीं की गोलमोल हो गई और फिर आखिरकार वो दिन आ गया जब सोनम और राजा रघुवंशी की शादी थी। 10 मई को दोनों की शादी हुई और दोनों ही हनीमून मनाने के लिए पहलगांव जाना चाहते थे, जम्मू कश्मीर। लेकिन क्योंकि वहां हमले की वजह से उनका जाना कैंसिल हो गया, तो सोनम ने बिना बताए राजा रघुवंशी को बिना बताए मेघालय की टिकट बुक कर दी हनीमून के लिए। ये देखकर राजा रघुवंशी बड़ा परेशान हुए, बड़ा हैरान हुए और उन्होंने अपनी माँ से कहा कि मेघालय मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। लेकिन क्योंकि टिकट हो चुकी थी इसीलिए बिना मर्जी के वो वहां गए। सोनम ने सारी प्लानिंग की थी। बेंगलुरु से कनेक्टिंग फ्लाइट लेके वो गुवाहाटी पहुंचे। गुवाहाटी में उन्होंने कामाख्या देवी का दर्शन किया। उसके बाद वो मेघालय पहुंचे। मेघालय में भी वो एक ऐसी जगह गए जहां पर आमतौर पे टूरिस्ट नहीं जाते हैं। वो एक ऐसी चेरापूंजी की एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर बिल्कुल खड़ी पहाड़ी थी, जहां पर सुना जाता है कि वहां पे एक जो टूरिस्ट थे वो उनकी भी मृत्यु हो चुकी थी और वहां पे जो भी टूरिस्ट जाते हैं उनके साथ लूटमार की घटनाएं भी सामने आती हैं। ऐसी जगह पर सोनम अपने पति को लेकर क्यों गई, पहला सवाल था। लेकिन उन्होंने जैसे वो वहां पर पहुंचे, उन्होंने वो 22 मई को जब वो वहां पहुंचे उन्होंने होटल पे चेक इन किया और वहां पर एक स्कूटी ली। एक स्कूटी किराए पे लेने के बाद जब वो वहां घूमे और 22 और 23 तारीख को उन्होंने होटल से चेकआउट किया। 5:30 बजे सुबह के चेकआउट करते समय होटल में जो होटल वाले थे उनको भी बड़ी हैरानी हुई कि 5:30 बजे चेकआउट करने का क्या मतलब है। लेकिन उन्होंने चेकआउट किया और वो वहां से निकल गए। सोनम अपने पति को एक ऐसी पहाड़ी पे लेके गई जहां पर टूरिस्ट क्या आम इंसान भी वहां जाना पसंद नहीं करते। वहां पे गाइड थे, उन्होंने गाइड को लेने के लिए जब वो गए तो लेकिन वहां पे नॉर्मल गाइड उन्होंने नहीं किया। जैसे ही पुलिस ने वहां पर पूछताछ करने में उन्हें पता चला, गाइड ने उन्हें एक ऐसी बात बताई जिससे पुलिस को ये पूरा यकीन हो गया कि शायद ये हत्या सोनम ने ही करवाई है। गाइड ने उन्हें बताया कि वो पहले गाइड कर रहे थे लेकिन उन्होंने वहां लोकल का कोई गाइड नहीं किया और उनके साथ 3 और आदमी थे जो उनके साथ हिंदी में बात कर रहे थे। हिंदी में बात मेघालय में बहुत नामुमकिन है और अगर लोकल का व्यक्ति कोई हिंदी में बात करता भी है तो उसके डायलॉग से पता चल जाता है कि ये लोकल का है। तो फिर आखिर वो 3 लोग कौन थे? उन लोगों ने जब पहाड़ी पे चढ़ाई शुरू की तो उन्होंने ये भी बताया कि सोनम पीछे चल रही थी और वो जो 3 लोग थे वो उस राजा रघुवंशी के साथ चल रहे थे।
आखिर वो कौन 3 लोग थे और वहां पे नेटवर्क नहीं था। लेकिन सुनने में आया है कि सोनम से जो कनेक्ट हुए, जो सोनम ने जो कॉल्स की, उन इंदौर में उन्होंने 3 लोगों को कॉल किया था। और वो जैसे ही वो आगे बढ़े, जब वो आगे बढ़ रहे थे, पहाड़ी की तरफ जा रहे थे, तो उनकी माँ का कॉल आया, राजा रघुवंशी की माँ का कॉल आया और उन्होंने 1 बजे के टाइम पे जब बात की, सोनम ने कहा कि हम ऊपर चढ़ रहे हैं, हमने खाना खा लिया है, यहाँ पे सरकरी पहाड़ी है जहाँ पे नेटवर्क भी नहीं आते हैं। जब उन्होंने इतनी बात कर ली, उसके बाद फोन कट हो गया और बात खत्म हो गई। 2 बजे के बाद फिर से कॉल आया, उनकी माँ का, घर परिवार का कॉल आया, तो कॉल नहीं लगी। जब राजा रघुवंशी की माँ ने राजा को फिर से फोन किया तो फोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर सोनम को कॉल किया, सोनम का नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा था। जब नंबर स्विच ऑफ आने लगे दोनों के, तो घर वाले थोड़ा सा घबरा गए। लेकिन क्योंकि उन्हें पता था कि पहाड़ी में गए हैं और वहां पे हो सकता है नेटवर्क ना आए, तो वो इतने परेशान नहीं हुए। उन्होंने शाम को फिर से कॉल लगाया और शाम को कॉल ना लगने की वजह से वो थोड़ा सा घबराए। लेकिन उन्हें लगा कि शायद हो सकता है कि थक गए होंगे, इसलिए उन्होंने कॉल नहीं किया। दूसरे दिन जब उन्होंने दोबारा से कॉल लगाया राजा रघुवंशी को और सोनम को, तो फिर से दोनों के फोन नहीं लगे, जिसकी वजह से राजा के परिवार के और सोनम के परिवार के लोग बहुत परेशान हो गए और उन्होंने पुलिस में कंप्लेन की। पुलिस ने जब उनकी खोजबीन शुरू की तो और तलाशी शुरू करते हुए जब उन्हें पता चला कि वहां पर होटल पे वो 5:30 बजे ही चेकआउट कर चुके थे, और जब वो परेशान हुए तो उन्होंने स्कूटी पे, उनके पास जो फोटो थी, स्कूटी पे जो उन्होंने फोटो खींची थी, उसमें उस स्कूटी वाले का नंबर था। स्कूटी वाले को फोन लगाया तो स्कूटी वाले ने ये कहा कि वो स्कूटी अभी तक हमारे पास वापस नहीं आई है, जो उन्होंने रेंट पर घूमने के लिए ली थी। अब स्कूटी वापस नहीं आई है, बहुत सारी चीजें सिमेट्री होती चली गई। उन्होंने पुलिस ने खोजबीन जारी रखी। पुलिस की खोजबीन से ये पता चला कि जो स्कूटी वापस नहीं पहुंची थी, उसकी भी लापता होने की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज है। स्कूटी तो उन्हें मिल गई थी, लेकिन जैसे ही फिर उनके जो घर वाले थे, जो राजा रघुवंशी के घर वाले जो भाई थे, वो वहां आए, तो वहां के लोकल लोगों ने उनसे ये कहा कि आप यहाँ पर स्टे मत करिए। जो पहाड़ी की तरफ जगह था, उन्हें मना करा कि आप स्टे मत करिए। तो फिर ऐसी जगह सोनम अपने पति को लेकर क्यों गई? और ये बात भी कहना बड़ा कठिन है कि किसी पत्नी ने अपने पति को मार दिया। ये भी मानना बड़ा कठिन था। कहानी में आगे बढ़ते हैं। फिर पता चलता है कि जैसे बारिश हो गई, फिर वो जो इन्वेस्टिगेशन थी वो थोड़ी सी वहां पर रुक गई, बीच बीच में गैप हो गया। लेकिन इन्वेस्टिगेशन जैसे ही शुरू की और पता चला, कुछ दिनों जैसे ही फॉरेस्ट की टीम आई, रेस्क्यू की टीम आई और उन्होंने ये देखा, उन्होंने एक ऐसी चीज देखी जिससे सब हैरान हो गए। उन्होंने देखा कि खाई की तरफ कोई बॉडी पड़ी हुई है। खाई की तरफ बॉडी इतनी बुरी हालत में पड़ी थी कि उसको पहचानना बहुत कठिन था, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत कठिन था। उन्होंने इस बॉडी को उठाया और अस्पताल ले आए। अस्पताल में जाने के बाद राजा रघुवंशी के भाई को बुलाया गया और उनसे पता किया गया कि आप पहचानिए ये कौन, आप पहचानिए। उस बॉडी को देखकर पहचानना बड़ा कठिन था और वो नहीं पहचान पा रहे थे, लेकिन उनकी नजर एकदम से उसकी कलाई पे पड़ी। कलाई पे राजा लिखा हुआ था। राजा देखते ही उनके भाई रोने लगे, जिससे ये आइडेंटिफाई हो गया कि ये राजा रघुवंशी की ही बॉडी है। 2 दिन बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये कंफर्म हो गया कि ये बॉडी राजा रघुवंशी की ही है। जैसे ही ये कंफर्म हुआ लेकिन उसके बाद क्या हुआ? सोनम का क्या हुआ? सोनम कहाँ गई? सबको ये लगा कि ऐसा तो नहीं है कि किसी लूटमार वालों ने राजा को मारकर सोनम को बेचकर बांग्लादेश भेज दिया हो। सबके दिमाग में ये सारी चीजें चलने लग गई। अब खोज थी सोनम की कि सोनम कहाँ है। जब सोनम साथ में थी तो कहाँ चली गई? जैसी खोजबीन चलती रही तो 8 जून को एक औरत बदहवास हालत में गाजीपुर में मिली। गाजीपुर में एक बदहवास हालत में, उसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो कई दिनों से सोई नहीं है। उसने एक होटल वाले से फोन लिया, कॉल किया और कॉल करने के बाद वो वहीं चारपाई पर बहुत बुरी तरह से रोने लगी। क्यों रोने लग गई वो इतनी तेज बुरी तरह से? वहां की जो लोकल लेडीज थी, शायद उन्होंने उन्हें पहचान लिया था, लेकिन वो ये नहीं जान पा रही थी कि ये सोनम रघुवंशी है। सोनम रघुवंशी
फिर उसने जैसे ही उसने अपने घर पे फोन किया, सोनम ने अपने भाई को कॉल किया था और जब वो रोने लगी थी तो उसी नंबर पे दोबारा वापस कॉल आया और उसने ये कहा कि आप पुलिस को कॉल करके इसको पुलिस में मतलब पुलिस वालों को बुला लीजिए। पुलिस वालों ने उसको देखकर ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये ही सोनम रघुवंशी है और पुलिस उसको ले गई। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसने ये सब किया? क्या ये सच था? क्या उसने ऐसा किया था? और फिर वहां पर जो 4 लोग थे वो भी इंदौर के ही थे। इंदौर के सुना जा रहा है कि उसमें एक राज कुशवाहा नाम का एक लड़का था जो कि उसका दोस्त बताया जा रहा है। राज कुशवाहा और उसके साथ 3 लोग और थे जो कि पुलिस ने वो पकड़े और पुलिस ने ये चीज आइडेंटिफाई की कि ये इंदौर के ही हैं। तो क्या हुआ कि इन सारी चीजों का एक साथ होना, मतलब उसने पहले अपने पति से बिना पूछे टिकट किया, मेघालय गई, एक ऐसी जगह पर ले जाने और एक ऐसी जगह घुमाने का वो प्लान बनाया जहां पर आम टूरिस्ट नहीं जाते, जहां पर इतना बड़ा खतरा है, वहां ले जाने की उसको क्या जरूरत थी? और ऐसा क्या हो गया था कि शादी के 6 दिन में ही उसने अपने पति 6 दिन में ही उस अपने पति को मारने का प्लान बना लिया। ये कहना बड़ा आसान है और ये कहना बड़ा कठिन है कि कोई पत्नी अपने पति को क्यों मारेगी। वैसे तो पुलिस तो ये कह रही है कि सोनम ने ही अपने पति को मारा है, लेकिन उसके फादर ने ये बात डिनाई की है कि वो ऐसा क्यों करेगी। उन्होंने सीबीआई की जांच के लिए कहा है। वो 4 लड़के भी इंदौर के ही थे। अगर ये सच है कि सोनम रघुवंशी ने अपने पति को मारा, तो क्या ये सही है? एक लड़का जो अपने माता पिता की बात मानकर अपनी ही कास्ट में शादी करता है, अपनी ही कास्ट में शादी करके अपनी पत्नी की हर बात मानता है, अपनी पत्नी की बताई हुई जगह पर हनीमून मनाने जाता है और उसको ये बात पता भी नहीं होती है। वहां जाने के बाद उसको 4 लोग मार देते हैं और उसको इस बात का पता भी नहीं होता कि उसको किस बात की सजा मिल रही है। तो क्या ये सही है? अगर आपको कोई लड़का पसंद नहीं है, तो आप चले जाइए, आप वहाँ से घर से चले जाइए, आप अपने पेरेंट्स को बताइए, आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, अपने पति से बात कीजिए, ना कि उसे मार दीजिए। आपको आपके पसंद का लड़का नहीं मिलता है, तो आप किसी ऐसे लड़के को सज़ा क्यों दे रहे हैं, जिसे उस बात का पता भी नहीं है, जो निर्दोष है, जो उसके पेरेंट्स पे क्या बीतती होगी। ऐसी लड़की जो इतनी हिम्मत रखती है कि शादी होने के बाद अपने पति को मार दे, तो क्यों वो इतनी हिम्मत नहीं दिखा पाती शादी से पहले अपने पेरेंट्स को बता पाए कि मुझे इससे शादी करनी है? और उसके बाद उसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है कि वो शादी के बाद अपने पति को मरवा दे? अगर ये सही है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है हमारे समाज के लिए, हमारे आने वाले भविष्य के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। वैसे तो अभी आइडेंटिफाई नहीं हुआ है कि सोनम रघुवंशी ने अपने पति को मारा, लेकिन पुलिस की जांच के हिसाब से जितने भी एविडेंस मिल रहे हैं, उनके हिसाब से यही कहा जा रहा है, पुलिस ने भी इसी चीज़ को कहा है कि ये राजा रघुवंशी की जो हत्या हुई है, वो सोनम ने ही की है। लेकिन अगर ये सही है, तो क्या ये सही है? ये गलत है। समाज के लिए, हमारे आने वाले भविष्य के लिए, लाखों और करोड़ों लोगों के लिए ये बहुत गलत है। हमें इस पे देखना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा और अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद है, तो कृपया करके आप अपने घरवालों से बात कीजिए, ना कि आप किसी को मार दीजिए। कुछ दिनों पहले, 6 महीने पहले अभी एक केस और हमने सुना था, मेरठ का केस। मुस्कान नाम की एक लड़की ने अपने ही पति सौरभ की हत्या कर दी थी। नीले ड्रम में उसके टुकड़े करके उसको सीमेंट में डाल दिया था। क्या ये सही है? एक यूपी की एक लड़की प्रगति ने अपने पति को मार दिया। तो कहाँ है हम? क्या कर रहा है समाज? क्या देख रहा है? क्या हो रहा है समाज में? ये हमें देखने की ज़रूरत है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आखिर आपको क्या लगता है कि क्या सही है और क्या गलत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।